हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने लर्निंग कर्व्स पढ़े थे और पहले मैं अपनी गलती सुधार लेती हूँ थोड़ी। जो लास्ट वीडियो थी ना, उसमें हमने जो ग्राफ्स किए थे उनको लर्निंग कर्व्स बोलते हैं, ठीक है। सीखने का वक्र बोलते हैं उनको। और जो लर्निंग प्लेटू है वो है सीखने का पठार। तो वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो हमने वक्र पढ़े थे वो पहले ही आते हैं और जो पठार है वो बाद में आता है। तो पहले हम इसको, जो लर्निंग कर्व है उसकी इम्प्लीकेशंस कुछ पढ़ लेते हैं, कहाँ कहाँ पे उसका शैक्षणिक महत्व है, वो चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लर्निंग कर्व पे आते हैं। अध्यापक बच्चे की सीखने की गति को बड़े प्रभावी ढंग से समझ सकता है, ठीक है। जैसे हमने जो कर्व्स पीछे पढ़े थे, अगर हर एक बच्चे का वो प्रगति जो कर्व हम बनाते हैं वैसे बन जाए तो उससे क्या होगा, टीचर को स्टूडेंट की जो लर्निंग स्पीड है उसके बारे में अच्छे से पता चल पाएगा कि बच्चा कितनी स्पीड से सीख रहा है। क्योंकि पीछे हमने क्या पढ़ा था कि जो ट्रायल्स होते हैं और अमाउंट ऑफ लर्निंग, तो वो इन दो जो हमारे पास क्या बोल सकते हैं आप इनको, ये दो एंटिटीज होती हैं ना, इनके बेस पे आप वो ग्राफ ड्रॉ करते हो। जो जो भी हमारे पास कर्व्स बनते हैं, तो ट्रायल्स और अमाउंट ऑफ लर्निंग को बना के ये कर्व्स बनते हैं, ठीक है। बच्चों को सीखने संबंधी व्यक्तिक भेदों का ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का वक्र, जो पॉजिटिव वाला वक्र है जो हमने पढ़ा था, पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कर्व, वो वाला ज्यादा एक्टिव है और किसी का नेगेटिव वाला, तो टीचर को समझ आ जाएगा कि जो पॉजिटिव वाला है वो बच्चा फास्ट लर्नर है और जो दूसरा बच्चा है वो स्लो लर्नर है, तो वो उनको इस हिसाब से पढ़ाएंगे, ठीक है। सीखने में त्रुटियों को जानकर उन्हें दूर किया जा सकता है। जो लर्निंग है उसमें हमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसकी जो मिस्टेक्स होंगी उनके बारे में जानकर उसे दूर किया जा सकता है। सीखने के वक्रों का अच्छी प्रकार प्रयोग किया जाए तो इससे विद्यार्थियों को उनकी प्रगति का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है इससे कि जैसे जैसे हमें उसको, जो हमारे पास सीखने के वक्र होते हैं उनके बारे में हमें टीचर्स को अच्छे से पता होगा, तो उससे क्या होगा, जो बच्चे होंगे उनको प्रोग्रेसिव बनाने में भी हम लोगों का उतना ज़्यादा रोल होता है। इनसे बच्चा क्या करेगा, रुचि लेगा अपनी स्टडी में और इस वक्र में ऊपर जाने का प्रयत्न करता है, ठीक है। आगे है सीखने के वक्र में पठार, ठीक है। सीखने के वक्र में पठार, प्लेटूज इन लर्निंग कर्व। इसमें क्या होता है, सीखने के वक्र में पठार उस अवधि को व्यक्त करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया या सीखने की क्रिया में कोई प्रगति होती दिखाई नहीं देती है, ठीक है। ये हम आगे समझेंगे, लेकिन आप सिंपली इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सीखने के वक्र में पठार उस अवधि को कहते हैं। पठार आ जाता है उस टाइम, कब आता है पठार, जो हमारे वक्र हैं, कर्व हैं, उनमें प्लेटू कब बनता है, जब हमारी लर्निंग की जो प्रोसेस होती है उसमें प्रगति होना, उसमें डेवलपमेंट होना, प्रोग्रेस होना बिल्कुल खत्म हो जाता है या दिखाई नहीं देता। निरंतर प्रयत्न से भी वृद्धि नहीं होती, कि बार बार हम कोशिश करते रहते हैं फिर भी वृद्धि नहीं होती। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने हम ट्रायल कर रहे हैं हमारी अमाउंट ऑफ लर्निंग उतनी नहीं है, ठीक है। वो पैरेलल चल रही है, आप ट्रायल भी करते रहो और लर्निंग भी जीरो होगी। किसी कार्य को सीखने की शुरुआत में गति में तीव्रता होती है। ये तो सबके साथ होता है कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसको हम बहुत जल्दी जल्दी करने में विश्वास रखते हैं, एकदम जल्दी से सीख लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक थोड़े टाइम के बाद धीरे धीरे हम उस काम में इंटरेस्ट अपना लूज करने लगते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी जो प्रगति होती है उसमें टोटली स्टॉपेज आ जाता है, अवरोध आ जाता है। कुछ समय तक अभ्यास करने पर भी सीखने की प्रक्रिया की गति प्रभावित नहीं होती है। यानी आप जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लो, आपको वो काम सीखने के बाद भी नहीं आएगा। तो इससे क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो लर्निंग की प्रोसेस है वो स्टॉप हो चुकी है, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया की इस स्थिति को, जिसमें सीखने की प्रक्रिया की गति में अवरोध रहता है, इसको सीखने का पठार कहते हैं, ठीक है। यही बात हुई कि जो लर्निंग प्रोसेस है हमारी, उसमें कौन सी ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे ये हमारी लर्निंग प्रोसेस की स्पीड जो होती है वो स्टॉप हो जाती है या स्लो हो जाती है। तो उसी जगह, उसी टाइम को हम बोलते हैं लर्निंग प्लेटू या सीखने का पठार, ठीक है। आगे आता है वुड्सवर्थ और मार्किस ने क्या कहा है, इनके अनुसार था, इसमें एक लंबे सपाट स्थान को जिसमें सीखने की क्रिया में प्रगति नहीं के बराबर होती है। ये सेम बात उन्होंने बोली कि एक ऐसी जगह जहाँ पे सीखने की जो हमारी प्रोसेस होती है वो बिल्कुल स्टॉप हो चुकी होती है एक टाइम पे, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं हम सीखने का पठार,
ठीक है। अब आप ये ग्राफ देख रहे हो, ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस और ट्रायल्स एंड अमाउंट ऑफ लर्निंग। ये हमारे पास एक ग्राफ बना है, तो ये यहाँ से ऐसे बना है, फिर ऐसे बना है, यहाँ पे नंबर 1 है, 2 है, 3 है, देन जब 4th नंबर पे आता है तो ये एकदम स्ट्रेट बन गया है। तो यहाँ पे नीचे हम क्या पढ़ते हैं, इसको फिर क्या डिफाइन कर सकते हैं कि 1, 2 और 3 में सीखने के वक्र में पठार को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसमें हो सकता है कि पठार ये आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो 4th नंबर है उसमें ये प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि इसके बाद सीखने में कोई प्रगति नहीं होती है। इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं है ऐसी जिसमें हमें ये शो हो रहा है कि बच्चा सीख पा रहा है कुछ। और यह वातावरण पर भी निर्भर करता है। कहाँ पे निर्भर करता है? ये वातावरण पे, कि सीखने की जो प्रोसेस है हमारी, जो भी हमने पीछे पढ़े थे कि जो सीखने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं वो सारे, और पठारों की अवधि घंटों से लेकर महीनों तक हो सकती है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा 1 महीने में कोई चीज़ सीख रहा है, या 2 में, या 3 में, हो सकता है वो 1 साल में सीख रहा हो। वो डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के वातावरण में सीख रहा है। आगे आता है कारण। कॉजेज क्या है इसके? एक, थकान, यानी कि बच्चा थकान की वजह से भी सीखने में प्रॉब्लमेटिक फील कर सकता है, जटिलता होता है, कठिन, और रुचि व ध्यान, उसका इंटरेस्ट और उसका अटेंशन दोनों चीज़ नहीं है, सही वातावरण नहीं मिल रहा है, और वो संतोषजनक कार्य नहीं है जिसको वो करना चाह रहा है, तो भी एक उसमें ये आपका कारण हो सकता है जिसमें वो लर्निंग नहीं कर पा रहा है। और एक आता है मैच्योरिटी, कि उसके लेवल का वो काम नहीं है। मान लीजिए कोई 3rd क्लास का बच्चा, अगर आप उसको ग्रेजुएशन लेवल की कोई चीज़ पढ़ा रहे हो, उसकी मेंटेलिटी उतनी नहीं होती, उसका माइंड उतना डेवलप नहीं हुआ होता है कि वो उस ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी चीज़ को समझ सके, ठीक है। तो वो हो गया परिपक्वता, मैच्योरिटी, यानी जितना उसका माइंड अभी डेवलप हुआ है उस हिसाब से उसको सिखाना है। ये कॉज इंग्लिश में भी सेम है, ये लिखे हुए, अनहेल्दी एनवायरनमेंट, कॉम्प्लेक्सिटी, लैक ऑफ प्रॉपर अटेंशन, सेटिस्फेक्शन, मैचुरेशन, इंटरेस्ट एंड फटीग। नेक्स्ट आता है एलिमिनेशन, निवारण। कैसे किया जा सकता है इसका निवारण? उत्साह के साथ कार्य करना, कि किसी काम को अगर करना है तो उसको हमें फुल कॉन्फिडेंस के साथ करना है। स्टार्ट वर्क विद कॉन्फिडेंस। स्पष्ट उद्देश्य, डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, कि कोई ऑब्जेक्टिव हमने अगर रखना है तो उसको एकदम क्लियर रखना है, उसको ऐसे डावाडोल नहीं रखना है। रुचि, इंटरेस्ट, सीखने की अवधि, पीरियड ऑफ लर्निंग, उचित विधियों का प्रयोग, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड्स, कार्य में परिवर्तन, चेंज इन टास्क, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, एंड निषेधात्मक कारणों पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन नेगेटिव फैक्टर्स। ये जो हमने सारे पॉइंट्स पढ़े, ये सारे जो कॉज हैं उनके अपोजिट ही हैं, यानी कि जो कॉज हैं उनको ही अगर हम एलिमिनेशन के लिए उनको सही से प्रयोग में लाएंगे तो वो हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक करेंगे कल, उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।